गुड मॉर्निंग बच्चों। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ रहे हैं। इन कारकों में हमने कल दो नियम पढ़ लिए थे, एक तो ब्लैकमैन का सीमाकारी कारक नियम और एक सेक्स की प्रधान बिंदु संकल्पना। ये दोनों हम कल पढ़ चुके थे। आज हमको ये बाह्य कारक और आंतरिक कारक पढ़ने हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों बाह्य कारकों की, जो बाहर से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। सबसे पहला कारक है बच्चों प्रकाश। सबसे महत्वपूर्ण कारक प्रकाश। आपको मैंने बताया था बच्चों, सूर्य से जो पराबैंगनी विकिरणें आती है वो 380 से 760 नैनोमीटर के बीच, ठीक है। जो दृश्यमान स्पेक्ट्रम होता है वो 380 से 760 नैनोमीटर के बीच होता है। और इस दृश्यमान स्पेक्ट्रम में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। और इस दृश्यमान स्पेक्ट्रम को हम पार के नाम से भी जानते हैं। किस नाम जानते हैं? पार के नाम से भी फोटो सिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस। यानी ये जो परास है तरंग दैर्ध्य की, वह परास है जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। आई बात समझ में? अब बच्चों आपकी जो बुक है उस बुक में ये लिख रखा है कि सर्वाधिक जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो लाल रंग की तरंग दैर्ध्य में होती है। किसमें होती है? लाल रंग की तरंग दैर्ध्य में। आई बात समझ में? लाल रंग की तरंग दैर्ध्य में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। पर यदि मैंने आपको बताया था ऑप्शन के अंदर सफेद प्रकाश भी मौजूद है, तो सबसे पहला अपना आंसर क्या आएगा? सफेद प्रकाश। यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक श्वेत प्रकाश के अंदर होती है। उसके बाद यदि श्वेत प्रकाश नहीं है तो लाल रंग की तरंग दैर्ध्य में सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और उसके बाद नीले रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। और न्यूनतम जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो कौन से प्रकाश में होता है? हरे प्रकाश में होता है। तो मैंने आपको क्या बताया? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करता है। सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है, वेवलेंथ के रूप में जो सूर्य से प्रकाश आ रहा है, उसके अंदर जो 380 से 760 नैनोमीटर परास का जो प्रकाश होता है, इस प्रकाश को अपन दृश्यमान स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और ये दृश्यमान स्पेक्ट्रम फोटोसिंथेटिकली एक्टिव होता है। क्या होता है? ये फोटोसिंथेटिकली सक्रिय होता है। यानी इस भाग के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। इस परास के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। फिर मैंने आपको बताया श्वेत प्रकाश के अंदर प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक होता है। ये ध्यान रखिएगा, आपकी बुक में श्वेत प्रकाश की चर्चा ही नहीं कर रखी है बच्चों, ठीक है ना, पर आप ये ध्यान रखना। उसके बाद लाल रंग की तरंग दैर्ध्य में प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? सर्वाधिक होता है। फिर उसके बाद नीले रंग की तरंग दैर्ध्य में प्रकाश संश्लेषण होता है। और न्यूनतम हरे प्रकाश के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। अब बच्चों दूसरा जो टॉपिक है अपना वो है तापक्रम। आई बात समझ में? देखो, एक तो होता है अनुकूलतम ताप। यानी अनुकूलतम ताप वह ताप है जिस पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है? सर्वाधिक होती है। तो इस अनुकूलतम ताप की परास होती है लगभग 10 से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक। आई बात समझ में? इस रेंज के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है बच्चों? सर्वाधिक होती है, ठीक। पर इससे 35 डिग्री सेंटीग्रेड से जब ताप ज्यादा बढ़ता है तो धीरे धीरे जो रुबिस्को एंजाइम है, जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को सर्वाधिक प्रभावित करता है, सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रुबिस्को एंजाइम से होती है, तो ये एंजाइम क्या होने लग जाता है? विकृत होने लग जाता है, खराब होने लग जाता है। और धीरे धीरे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या हो जाती है? मंद हो जाती है। वैसे बच्चों मैं आपको एक बात बताऊं, कुछ पादप ऐसे हैं जो 55 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं। आगे बात समझ में? कुछ जो ये इतने ताप पर भी प्रकाश संश्लेषण संपन्न हो पाता है। कुछ ऐसे शैवाल हैं जो कि जल में पाए जाते हैं, गर्म जल में,
वो 75 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। पर प्रकाश संश्लेषण के लिए अनुकूलतम ताप कितना होता है, 10 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और 35 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप पर धीरे धीरे इस क्रिया को प्रभावित करने वाले एंजाइम क्या होने लग जाते हैं, विकृत होने लग जाते हैं। अब बच्चों कच्चे पदार्थ के रूप में काम आया था आपके CO2, आपको ध्यान हो तो। अब होता क्या है, CO2 आपको पता हो तो प्रकाश संश्लेषण के लिए सीमाकारी कारक भी होता है। कैसा कारक होता है, सीमाकारी कारक। हम एक बात जानते हैं कि वायुमंडल के अंदर 0.03% क्या मौजूद है, CO2 मौजूद है। क्या मौजूद है, CO2। यदि इस CO2 की सांद्रता 1% तक बढ़ती जाए, 1% तक इसकी सांद्रता क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। यदि वायुमंडल में 0.03% से 1% तक भी CO2 बढ़ जाए तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होगी, बढ़ेगी। परंतु इस 1% से अधिक CO2 पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया धीरे धीरे क्या हो जाएगी, मंद हो जाएगी। क्यों हो जाएगी सर, वो इसलिए हो जाएगी, अधिक CO2 जहरीला प्रभाव उत्पन्न करती है। कैसा प्रभाव उत्पन्न करती है, जहरीला। और इस जहरीले प्रभाव पर जो रंध्र होते हैं, जो पत्तियों के रंध्र होते हैं, वो रंध्र धीरे धीरे क्या होने लग जाते हैं बच्चों, बंद होने लग जाते हैं। और रंध्रों के बंद होने के कारण गैसीय विनिमय क्या हो जाता है, रुक जाता है। और गैसीय विनिमय रुक जाएगा तो 100% प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, क्योंकि वायुमंडल से CO2 पादप ग्रहण नहीं कर पाएंगे। ठीक, ऑक्सीजन भी मुक्त नहीं हो पाएगी। तो इस कारण CO2 की 0.03% से सांद्रता यदि 1% तक वृद्धि होती है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भी वृद्धि होती है। पर 1% से अधिक CO2 की सांद्रता जहरीला प्रभाव उत्पन्न करती है और इस जहरीले प्रभाव के कारण धीरे धीरे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या हो जाती है, मंद हो जाती है। ठीक, अब बच्चों अगला है हमारा बिंदु जल। जल है तो कल है। सबसे बड़ी बात, जल एक सार्वत्रिक विलायक है। प्रकाश संश्लेषण में जितने भी एंजाइम आएंगे उनको घोलने का कार्य, उनकी क्रिया विधि को कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है, जल करता है। क्योंकि सभी एंजाइम किस में घुलनशील होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। दूसरी बात, आपको पता हो जल बहुत जगह काम आया है। हमने पढ़ा था अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरणीय जेड स्कीम, ध्यान हो तो आपको। तो आपको यह भी ध्यान होगा कि PS2 से इलेक्ट्रॉन निकला था, उस PS2 के इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा किसने किया था, जल ने किया था। जल का प्रकाशिक अपघटन हुआ था। आपको यह भी ध्यान होगा वहां से इलेक्ट्रॉन तो मुक्त हुए ही थे और साथ में वहां से हाइड्रोजन भी क्या हुई थी, मुक्त हुई थी। और उस हाइड्रोजन ने NADP का NADPH2 में क्या किया था, अपचयन किया था, जिसके फलस्वरूप हमको ATP की क्या हुई थी, प्राप्ति हुई थी। तो जल मोस्ट इंपोर्टेंट कारक है जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को क्या करता है, प्रभावित करता है। आई बात समझ में, हाँ जी। अब लास्ट है हमारा ऑक्सीजन। देखो ऑक्सीजन की मात्रा एक सामान्य अवस्था में तो भाई इस ऑक्सीजन की सामान्य मात्रा है प्रकाश संश्लेषी कोशिका में। कैसी मात्रा है, सामान्य मात्रा है। तो उस सामान्य मात्रा में तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो रुबिस्को एंजाइम है वो कार्बोक्सिलेज एंजाइम की भांति व्यवहार करेगा, कार्बोक्सिलेज एंजाइम की भांति व्यवहार करेगा और CO2 का स्थिरीकरण करेगा, जिससे ग्लूकोज मुक्त हो जाएगी। जिससे क्या मुक्त हो जाएगी, ग्लूकोज। पर यदि ऑक्सीजन की मात्रा सामान्य से अधिक होने लगती है तो उस कंडीशन में एक नई अभिक्रिया शुरू हो जाती है जिसे अपन बोलते हैं प्रकाश श्वसन। कल मैंने चर्चा की थी इसकी, प्रकाश श्वसन। और इस प्रकाश श्वसन की क्रिया में अब इस रुबिस्को के लिए ये रुबिस्को ऑक्सीजनेज एंजाइम की भांति व्यवहार करेगा। और ऑक्सीजनेज एंजाइम की जब भांति व्यवहार करेगा तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया क्या हो जाएगी, मंद हो जाएगी, मंद हो जाएगी। फोटोसिंथेसिस की क्रिया क्या हो जाएगी, मंद हो जाएगी। तो बच्चों ये पांचों बाह्य कारक है जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। सबसे पहला प्रकाश
दृश्यमान स्पेक्ट्रम, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कौन से प्रकाश में होगी? श्वेत प्रकाश में। उसके बाद लाल प्रकाश में, फिर नीले प्रकाश में, और हरे प्रकाश में कैसी होगी? न्यूनतम होगी। तापक्रम 10 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड अनुकूलतम ताप है। इस ताप पर रुबिस्को एंजाइम फुल एक्टिव रहता है, पर 35 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप पर धीरे धीरे एंजाइम विकृत होना प्रारंभ हो जाते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या हो जाती है? मंद हो जाती है। वायुमंडल में CO2 की मात्रा 0.03% है, पर यदि 0.03% से 1% तक यदि CO2 की मात्रा वायुमंडल में बढ़ती है तो प्रकाश संश्लेषण बढ़ेगा, पर 1% से अधिक ताप पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया धीमी होना प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि ये CO2 जहरीला प्रभाव उत्पन्न करेगी और जिससे बच्चों रंध्र क्या होने लग जाएंगे? बंद होने लग जाएंगे और गैसीय विनिमय रुक जाएगा। जल का मैंने आपको बताया, जल सार्वत्रिक विलायक है, पहली बात। दूसरी बात, जेड स्कीम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन डोनर है, वो इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है? जल है। हाइड्रोजन डोनर कौन है? जल है। हाइड्रोजन NADP का अपचयन करता है, NADPH2 बनता है, NADPH2 से क्या बनता है? ATP का निर्माण होता है। फिर उसके बाद है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मैंने आपको बताया, ऑक्सीजन की सामान्य अवस्था तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या है? लाभदायक है, पर अधिक अवस्था में प्रकाश श्वसन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है और इस कंडीशन के अंदर प्रकाश संश्लेषण की दर क्या होने लग जाती है? मंद होने लग जाती है। तो बच्चों ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर है जो कि फोटोसिंथेसिस को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। अब कुछ आंतरिक कारक है। पर्णहरित, मोस्ट इंपोर्टेंट आंतरिक कारक पर्णहरित। इस पर्णहरित के बिना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो ही नहीं सकती, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन यहीं से प्रारंभ होगा। यदि सभी कारकों को सीमित करके पर्णहरित की मात्रा को बढ़ाया जाए तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन बढ़ेगा और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राहियों से गुजरेंगे उतने ही ज्यादा ATP का क्या होगा? निर्माण होगा। संचित भोजन की मात्रा, द सेकंड एक्सटर्नल फैक्टर कौन सा है? संचित भोजन की मात्रा। बच्चों देखो, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप प्रकाश संश्लेषी उत्पाद बन रहा है। अब वो उत्पाद यदि बढ़ता जाएगा, इकट्ठा होता जाएगा, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मंद हो जाएगी। आई बात समझ में? पर होता क्या है, जो उत्पाद बन रहा है, शर्करा बन रही है, वो शर्करा पादप कोशिकाओं में स्टार्च के रूप में क्या हो जाती है? संचित हो जाती है। पहले सुक्रोज के रूप में भोजन देगी, फिर स्टार्च के रूप में क्या हो जाएगी? संचित हो जाएगी। ठीक। और एक आती है पत्तियों की आंतरिक संरचना। तीसरा एक्सटर्नल फैक्टर कौन सा है? पत्तियों की आंतरिक संरचना। पत्तियों पर रंध्रों का वितरण, रंध्रों की संख्या, रंध्रों की उपस्थिति, ये सब प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करती है। जितने रंध्र होंगे उतना ही ज्यादा गैसीय विनिमय संपन्न होगा। जिस अवस्था में रंध्र होंगे उस पर प्रकाश कितना पड़ रहा है उस पर भी डिपेंड करेगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया धीरे होगी या तेज होगी। तो ये सभी वो कारक हैं बच्चों जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को क्या करते हैं? अफेक्टेड करते हैं, प्रभावित करते हैं। ये पाठ आपका पूरा हो चुका है। ये पाठ आपका क्या हो चुका है? पूरा हो चुका है। अब मैं एक बार इस कंप्लीट चैप्टर का आधे लेक्चर में अभी क्या करूंगा? रिवीजन करूंगा। ये पार्ट आपका क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। हाँ बच्चों, एक बार हम फोटोसिंथेसिस को रिवाइज कर लेते हैं। कौन कौन से टॉपिक हमने पढ़े हैं, उनमें थोड़ा बहुत क्या क्या पढ़ा है वो हम एक बार देख लेते हैं। इससे आपको इंपोर्टेंसी का पता लग जाएगा और आपको चैप्टर किस क्रम में पढ़ना है वो भी आपको पता लग जाएगा। देखो, सबसे फर्स्ट रिवीजन हो रहा है हमारा। सबसे पहला प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा। प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा। नंबर 2, स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के चरण, स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस। नंबर 3, प्रकाश संश्लेषण का इतिहास। नंबर 4, प्रकाश संश्लेषण
कहाँ संपन्न होता है, यानी हमको इसमें क्या पढ़ना है, हरित लवक। ठीक, उसके बाद 5th पॉइंट है प्रकाश संश्लेषी वर्णक। इसमें आपको ध्यान है तो हमने सबसे पहला वर्णक कौन सा पढ़ा, क्लोरोफिल। नंबर बी कैरोटीनॉइड्स, और नंबर सी फाइकोबिलिन्स। फाइकोबिलिन्स, ठीक है। अब नंबर 6 स्टेप, छठे नंबर पे हमने प्रकाशिक अभिक्रिया के 2 भाग पढ़े। एक तो साइक्लिक फोटो फास्फोरिलेशन, नंबर 2 नॉन साइक्लिक फोटो फास्फोरिलेशन। साइक्लिक फोटो फास्फोरिलेशन और नॉन साइक्लिक फोटो फास्फोरिलेशन, है ना बेटा। फिर उसके बाद हमने अप्रकाशिक अभिक्रिया पढ़ी। अप्रकाशिक अभिक्रिया, जहां पर हमने CO2 का स्थिरीकरण 3 तरीके से पढ़ा, C3 चक्र और केल्विन एंड बेंसन साइकिल। नंबर 2 C4 चक्र और हैच एंड स्लैक साइकिल। और लास्ट में नंबर 3 पर हमने पढ़ा CAM चक्र, क्रेजुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी। ठीक है ना। देखो ये इस तरीके से पढ़ना है आपको। नंबर 8 पर हमने पढ़ा प्रकाश श्वसन। प्रकाश श्वसन, ठीक बच्चों। प्रकाश श्वसन में एक चीज आपको मैंने बतानी थी कल कि प्रकाश श्वसन की क्रिया C3 पादपों में ही संपन्न होती है, C4 पादपों में प्रकाश श्वसन की क्रिया संपन्न नहीं होती है। ध्यान रखना, प्रकाश श्वसन केवल कौन से पादपों में संपन्न होगा, C3 पादपों में। इसलिए C3 पादपों में प्रकाश संश्लेषी उत्पाद की दर में गिरावट आने लगती है। C4 पादपों में प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश श्वसन की क्रिया नहीं होती है। आपसे पूछ ले C3 पादप और C4 पादप में कौन सा अच्छा है प्रकाश संश्लेषण की दृष्टि से, तो अपना आंसर आएगा C4 पादप। C4 पादप क्यों है अच्छा, क्योंकि C4 पादप के अंदर प्रकाश श्वसन की क्रिया नहीं होती, और वहां प्रकाश श्वसन नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषी उत्पादों की दर में गिरावट नहीं आएगी। ध्यान रखना इस चीज को, कल मैंने नहीं बताया था ये बात ध्यान से आप सुन लेना, ठीक है ना। एक इसमें छोटा सा टॉपिक और है, C3 व C4 पादपों में अंतर। या आप C3 और C4 पादप, C3 साइकिल और C4 साइकिल ढंग से पढ़ेंगे तो वहां क्लियर हो जाएगा। और एक आपका टॉपिक हो गया प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक, ये 10 टॉपिक हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं। आगे आपको छोटा मोटा टॉपिक छूटता है तो ठीक है, पर ये 10 टॉपिक हमको तैयार करने इस चैप्टर के। इनमें से आपको एक बड़ा क्वेश्चन जरूर मिलेगा, तैयार कर लो। देखो 2 चैप्टर हो चुके हैं,
6 नंबर का मैटर तैयार हो चुका है, लगभग बड़ा है ये पोर्शन। 6 नंबर का आपका मैटर तैयार हो चुका है, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। ठीक है, साइकिल जरूर आएगी, दोनों में से अलग अलग क्वेश्चनों में साइकिल आती है। तो ये मान लो 3-3 नंबर की साइकिल आ जाएगी, 6 नंबर तो ये हो गए आपके। छोटा क्वेश्चन आ जाएगा तो वो एक्स्ट्रा बेनिफिट हो जाएगा आपको। तो ये आप प्रोसीजर पूरा क्या कर लो, तैयार कर लो, मेहनत करो बच्चों। स्कूल पता नहीं कब चालू होगी, आपके लिए अभी यही सहारा है। तो वीडियो देखो ढंग से, 2 बार देखो वीडियो को, और उसके प्रॉपर तरीके से क्या बनाइए, नोट्स बनाइए। बाकी की चर्चा अपन अगले लेक्चर में करेंगे।